नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बदायूं में रेप और हत्याकांड में फरार 50,000 का इनामी जो कि मुख्य आरोपी है उसे पकड़ लिया गया है। तीसरे आरोपी पुजारी सत्यनारायण को मेवली गांव से गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि इस आरोपी को गांव वालों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही थाने पर आईजी डीआईजी भी पहुंच गए और पूछताछ शुरू कर दी है। इस वारदात में 2 आरोपी जसपाल और वेदराम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी की रात को महिला के साथ वारदात के बाद उघैती थाने में हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज किया गया था। इस केस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एडीजी अविनाश चंद को मौके पर भेजा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और बदायूं से हमारे सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? रात की वारदात घटना है और ये जो मुख्य पुजारी है जिसपे पुलिस ने 50,000 का इनाम किया था, इसको गांव से ही गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिल चुकी थी कि ये गांव में है, क्योंकि इसने एक दिन पहले अपने फोन को ऑन किया था और पुलिस ने टारगेट बना लिया था ये गांव के आसपास ही है और पुलिस लगी हुई थी। चूंकि ये निकलने की तलाश में था, फिर ग्रामीणों को कैसी सूचना मिली कि ये उसी गांव में है और उन्होंने पकड़कर पुलिस को दिया हुआ है। अब पुलिस इससे जानकारी जुटा रही है कि ये इस वारदात को कैसे अंजाम दिया था। गांव में इसने कहां शरण ले रखी थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई चितरंजन? बताया जाता है कि इनका कोई भक्त था, उसी भक्त के यहाँ ये छुपा हुआ था और पुलिस और ग्रामीण भी इसकी तलाश में लगे हुए थे कि ये आखिर यहाँ पर है कैसे। तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण भी चाह रहे थे कि कैसे न कैसे ये पकड़ा जाए और ये आरोपी की जो तलाश हो रही थी वो पकड़ में आ गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। इससे पूछताछ में कुछ और बातें सामने आ पाई हैं अब तक? अभी तक डीआईजी बरेली पहुंचे हुए हैं और रात से कैंप करे हुए हैं और आरोपी से पूरी सारी घटना की जानकारी जुटा ली गई है, मगर उघैती थाने से उसको ले जाकर कहीं दूसरी जगह पूछताछ की जा रही है। और पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है, क्या नए क्लू आते हैं कि कैसे घटना हुई थी, कैसे कुएं में पहुंची या वहां कैसे घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरी सब कहानी आज पुलिस बताएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 44 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार के साथ आज फिर से बातचीत होने वाली है। 8वें दौर की बातचीत में समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने गुरुवार को ट्रैक्टर रैली भी निकाली। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के जरिए विरोध दर्ज कराया। इस रैली को देखते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आम लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। किसान संगठन कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रही है। इससे पहले 7वें दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई थी कि 8 जनवरी की बैठक में समाधान जरूर निकलेगा। और हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं कल की तस्वीर है। कल दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर इसी तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से किसानों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपना विरोध दर्ज कराया और एक बार फिर से उस मांग को उठाया कि सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। और दूसरी तस्वीर 8वें दौर की बैठक आज होने वाली है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज की बैठक में ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। तो बीते 44 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि फिलहाल तीनों कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। इससे कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इन सब के बीच बार बार सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से किसानों को ये समझाने और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तीनों ही कृषि कानून आपके फायदे के लिए हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही इन कानूनों को बनाया गया है। लेकिन किसान फिलहाल इन तमाम दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आज की बातचीत को लेकर उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। किन बिंदुओं पर आज बात हो सकती है जिससे माना जाए कि आज देर शाम तक समाधान निकल आएगा? देखिए, सरकार जो है सभी बिंदुओं पर बात करने को तैयार है, लेकिन जो किसान हैं वो अपनी एक ही बात पर तैयार है कि हम कानून वापस लें, उसके बाद पर बातचीत करेंगे।
सरकार पिछली बार जब इनकी बैठक हुई थी 4 तारीख को, तब एमएसपी पर बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि आप एमएसपी पर बात करना चाहते थे कि हम एमएसपी पर, तभी किसान दिया था कि आप जो कृषि सुधार कानून है तीनों, इनको आप वापस लीजिए, उसके बातचीत करेंगे। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रस्ताव दोबारा सरकार रख रही है, कुछ उनमें बदलाव किया गया है, तो हो सकता है कि आज फिर किसान नेता जो हैं वो अलग अलग बिंदुवार करें, क्योंकि सरकार कह चुकी है कि हम तीनों कानूनों के एक्ट वाइज बात करने को तैयार है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी एक्ट से किसानों का अहित हो रहा है या अहित हो सकता है, तो हम उसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ चर्चा कीजिए। तो उम्मीद की जाती है कि आज की जब ये बैठक होगी तो उसमें कुछ सार्थक परिणाम निकले और ये जो गतिरोध पिछले दिन से चल रहा है वो खत्म हो। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी के सीतापुर में किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने जमकर बवाल किया। करीब 2 घंटे तक शहर में अराजकता का माहौल देखने को मिला। किसानों के उपद्रव के आगे जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी बैकफुट पर नजर आए। इस दौरान किसानों ने कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान बिल के विरोध के दौरान कुछ किसानों ने तलवारें भी लहराई हैं। वहीं उपद्रव के दौरान किसानों ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें शहर कोतवाल टीपी सिंह और महिला दरोगा मधु यादव बाल बची हैं। इस रैली को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस ने जब किसानों को शहर के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने लगे और हाईवे की ओर पहुंच गए। अजीत सिंह मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली गई है। वारदात के बाद एसयूवी से भागे थे कातिल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है लाल रंग की एसयूवी। पुलिस का दावा है कि इसी कार से कातिल भागे थे। अजीत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और खुलासा हुआ है। अजीत सिंह को 25 गोलियां मारी गई थीं। 21 गोलियां शरीर के आर पार हो गई हैं। 4 गोलियां अजीत के शरीर में फंस गई थीं। दाहिनी कनपट्टी में लगी गोली आर पार हो गई थी। ये हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यही वो लाल रंग की एसयूवी है जिससे कातिल वारदात के बाद फरार हुए थे। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद आजमगढ़ प्रशासन ने D11 गैंग के माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जीयनपुर स्थित माफिया कुंटू सिंह के 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला दिया और इस दौरान इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। पुलिस के मुताबिक कुंटू सिंह का मकान अवैध रूप से बना था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। कुंटू सिंह इस समय जेल में बंद है। देखिए, आज ये अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इधर पुलिस ने अजीत सिंह हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह की हत्या की साजिश आजमगढ़ में रची गई थी। हत्या में शामिल 1 लाख के इनामी शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को आजमगढ़ में ही एक ब्लॉक प्रमुख ने शरण दी थी और इनकी ही मदद से गिरधारी लखनऊ पहुंचा था। पुलिस जल्द ही वारदात में शामिल ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों के नाम का खुलासा कर सकती है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर लूट और हत्या के आरोपी आकाश पासी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक बीती रात पुराने यमुना पुल के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों को रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वो भागने लगे। पुलिस ने शक होने पर उनकी बाइक का पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में एक अपराधी सड़क पर गिर गया, जबकि उसका साथी बाइक लेकर भाग गया। घायल आकाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। इस पर लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। हाईवे पर हमारे बाहर के जिलों से आने वाले जो भी अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति होते हैं उनकी चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक लाल अपाचे पर एक गाड़ी थी और जिसे रोकने पर वो संदिग्ध लगे, वो पीछा मुड़ के भागने लगे। पुलिस की टीम द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और आत्मरक्षार्थ इन्होंने आवश्यक बल प्रयोग किया और मौके से एक सलमान उर्फ हद्दो, जो कि थाना सोराव का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है।
और अब खबर झांसी से, जहां पर एक कार में सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। कार में आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी की है, जहां पर ओमनी वैन के सिलेंडर में तेज धमाके के साथ ही भीषण आग लग गई। कार में आग लगने से कॉलोनी में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीर हम आपको झांसी की दिखा रहे हैं, जहां पर इस कार में आग लगी और देखते देखते कार जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि इस कार में जो सिलेंडर लगा था उसमें विस्फोट हुआ। उसके बाद तेज धमाके के साथ आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मथुरा में गिरिराज परिक्रमा करने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। मारपीट से परिक्रमा मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। संघ नेता पदम सिंह के सुरक्षाकर्मी ने श्रद्धालुओं को बचाया है। पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालु भक्तों की पिटाई यहां पर होती रही। उधर मेरठ में 8 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के दंपत्ति पर अपहरण का आरोप लगा है। बच्चे को ले जाते हुए पड़ोसी सोनू का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला मेरठ के थाना खरखौंदा क्षेत्र का है, जिसके बाद अब इस फुटेज के आधार पर ही छानबीन की जा रही है। बच्चे प्रियांशु की मां ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है, जिसमें बच्चे की हत्या का शक जाहिर करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और बच्चे की बरामदगी की मांग की गई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग को बीमारी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा के अलावा केरल और राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि अगर प्रदेश में एक भी केस सामने आए तो उसे फैलने से रोका जा सके। तो बर्ड फ्लू को देखते हुए यूपी सरकार ने संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच झांसी और सोनभद्र में कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है। परिंदे मर रहे हैं और इंसान काफी डरा हुआ है। पिछले साल कोरोना से लोग दहशत में थे और नए साल में बर्ड फ्लू को लेकर झांसी में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत है। यहाँ प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़ते हुए कौवे जमीन पर गिर रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। कौवों की मौत की जांच में टीम जुट गई है। उधर सोनभद्र में भी बर्ड फ्लू की आशंका है। चौपन थाना क्षेत्र के डाला इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। अचानक हुई कौवों की मौत बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। कौवों की अचानक मौत की खबर मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग और डॉक्टरों की टीम कौवों की मौत के मामले में जांच शुरू कर चुकी है। कुछ कौवों और मुर्गियों के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में पशु चिकित्सा अधिकारी चौपन क्षेत्र को अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा अपनी टीम को भेजकर इन कौवों और मुर्गों के सैंपल को कलेक्ट कर लिया गया है, जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही इसकी पुष्टि की जा सकती है कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। वहीं कानपुर के चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षियों की मौत से दहशत का माहौल है। प्रशासन ने पक्षियों की जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा है। कानपुर में भी चिड़ियाघर में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराता दिख रहा है। अब तक चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 जंगली मुर्गों और तेतों की मौत हो गई। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन हरकत में आया है और चारों पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ तमाम पक्षी के लिए पूरा सिक्योरिटी मेजर्स किए गए हैं, इसमें फ्लैप्स लगाए गए हैं और फिलहाल दर्शकों के लिए इसे बंद कर दिया गया है और जो रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में भले ही अब तक बर्ड फ्लू को लेकर कोई मामला सामने न आया हो, लेकिन राज्य सरकार ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि प्रवासी पक्षियों और पोल्ट्री फार्म पर चौकसी रखी जाए और यदि कहीं पर ज्यादा पक्षियों की मौत होती है तो तत्काल पशुपालन विभाग को जानकारी देते हुए जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा जाए। कि किसी प्रकार का कोई और सिम्टम ना हो या बर्ड फ्लू ना हो, तो हमने सारे सैंपल्स जो हैं, जो इनकी मेन इंस्टीट्यूट है इन भोपाल, वहाँ पर सारे सैंपल्स रिसीव करा दिए हैं और शीघ्र ही हमें वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। राम मंदिर निर्माण के लिए आम जनता से सहयोग लिया जाएगा। कूपन के जरिए घर घर जाकर वीएचपी कार्यकर्ता दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाएंगे।
बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर में आम जनमानस की सहभागिता को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। इस जन सहभागिता में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से सहयोग लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के 4 लाख कार्यकर्ता 10,000, 100 और 1,000 के कूपन के जरिए घर घर जाकर सहयोग लेंगे। ये अभियान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होगा, जो माघी पूर्णिमा यानी 27 फरवरी तक चलेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि लोग राम मंदिर निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। चंपत राय ने कहा कि लोग अपनी जेब खर्च से पैसा बचाकर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए लोग ड्राफ्ट चेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज्यादा धनराशि दान देने वालों को 80G के तहत आयकर में 50% छूट मिलेगी। इस ट्रस्ट की ओर से सारे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे। 10 रुपया, 100 रुपया और 1,000 रुपए के कूपन लेकर आएंगे। प्रयागराज में माघ मेले को कोरोना मुक्त रखने के लिए मेले के स्वरूप में बदलाव किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य की टीमें चौकन्ना रहेंगी। माघ मेले को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए मेले के स्वरूप में बदलाव किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए मेला क्षेत्र का भी विस्तार किया गया है। मेला क्षेत्र में कोविड-19 का प्रकोप न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सहित पुलिस भी काम कर रही है। कोरोना काल में आयोजित माघ मेले में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के सामने फिट और तंदुरुस्त रहने की चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग ने योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें योग गुरु आनंद गिरी जी महाराज ने एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा के साथ सैकड़ों पुलिसकर्मियों को योग सिखाया। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके, इसके लिए 3 दिवसीय योग कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन माघ मेला में किया गया। कोविड के इस संक्रमण काल में भी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो मजबूत कैसे रहेगा, तो योग के प्राणायामों के माध्यम से उसे मजबूत रख सकते हैं। जवानों के लिए अच्छी ड्यूटी करने में और उनके में आत्मविश्वास और उनको निरोग रहने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें, ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का अधिकार है।